गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जो पढ़ा था, अब उसी को हम निरंतर करते हुए हमने स्वरों का वर्गीकरण किया था। तो अब उससे अगली क्लास नियमित रूप से चलते हुए अब हम जो करने वाले हैं, अब वो जो हमारा विषय रहेगा व्यंजनों से संबंधित रहेगा कि व्यंजन क्या होते हैं, कैसे उनका वर्गीकरण होता है, कैसे हमने उनकी परिभाषा है, उसी विषय में हम अच्छे से जानेंगे। तो जैसे कि आप देखिए, सबसे पहले हम व्यंजनों की परिभाषा के ऊपर जाते हैं कि व्यंजन हमें क्या परिभाषा होती है, क्या इनकी डेफिनेशन होती है। व्यंजन की परिभाषा देखिए, व्यंजन की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो व्यंजन के बारे में ही जान लीजिए। इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कहा जाता है और स्वर को वोवल्स कहा जाता है। तो अब व्यंजन की जो परिभाषा है वो बिल्कुल उसके उल्टा होती है स्वर के। ऐसी ध्वनियां जो हमारे फेफड़ों से आरंभ होकर बाधा के साथ बाहर आती है, वो निर्बाधा के बाहर आती थी, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं होती थी। लेकिन जो व्यंजन है, इसकी जो परिभाषा होगी कि ऐसी ध्वनियां, लिख देता हूं मैं, ऐसी ध्वनियां जो फेफड़ों से आरंभ होकर फेफड़ों से आरंभ होकर मुख विवर, मुख विवर में मुख विवर में से बाधित या बाध्य होकर निकलती हैं। बाधित होता है रुकावट, बाधित होकर निकलती हैं। मतलब क्या है कि वो बाधित होकर निकलेंगी आपकी, कि मतलब वहां पर कुछ ना कुछ रुकावट आएगी, और रुकावट आने के कारण वो क्या होंगे, आपके व्यंजन। और जो दूसरी इसकी परिभाषा होगी, वो परिभाषा होगी ऐसी ध्वनियां जो स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं। इसकी एक परिभाषा तो ये है, और दूसरी परिभाषा है स्वरों की सहायता से बोले जाएं। मतलब स्वरों की सहायता से, या सहायता की जो सहायता है उसके उससे ये बोले जाते हैं कि स्वरों की सहायता से बोली जाती है ये ध्वनियां। ठीक है। अब मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था, जैसे आप कै को लिख रहे हैं, अगर इसके नीचे हलंत लगा देते हैं तो ये आपकी स्वर रहित है। अगर आप इस हलंत को नीचे से हटा देते हैं, आप हलंत को हटा देते हैं, जो कै है इसमें समझ लीजिए कि स्वर भी सम्मिलित है, मिश्रित है। तो ये इस प्रकार से आपको इसको कर लेना है। अब आगे हम चलते हैं व्यंजनों के बारे में ही। अब देखिए, व्यंजनों का हम वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों का जब वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इस क्लासिफिकेशन में कुछ विशेष सी बातें हैं। सबसे पहले तो व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो हमारा होता है कै वर्ग, और प्रत्येक वर्ग में 5 ध्वनियां होती हैं, 5 व्यंजन होते हैं, और ये जिन हलंत का मतलब है कि ये स्वर रहित हैं। अब देखिए, कै, खे, घ, घ, अय। और दूसरा जो नंबर होता है वो होता है च वर्ग का। आप देखिए, च वर्ग में चे, छे, झे, झे, और आपका अय। और फिर आपका होता है टवर्ग। टवर्ग में आपका होगा टे, ठ, ढ, ढ, और आपका अ। फिर आपका जो होगा वो होगा तवर्ग। तवर्ग में आपका क्या आता है, त, थ, ध, ध, न।
अंत में आपका रहता है पवर्क, प फ भ भ म। तो ये आपके पूरे के पूरे 5 वर्ग हैं। अब इससे आगे हम चलते हैं, पहले एक बार इन सब के बारे में जान लेते हैं। अब पवर्ग के बाद हमारे जो अगले व्यंजन हैं वो होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन को हम क्या कहते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे फेफड़ों से जो जो हवा आती है, वो जो ध्वनियां आती हैं, वो कंपन के साथ जो बाहर आती हैं, वो हमारी हैं ये र ल व। और उसके बाद जो हमारे हैं, हमारे होते हैं उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन क्या होते हैं? ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख से भाप निकलती है। ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलती है? भाप निकलती है। वो हमारे देखिए, इनका क्रम आपको याद होना चाहिए, से, श, स और आपका ह। फिर उसके बाद जो हमारे व्यंजन आते हैं वो हमारे व्यंजन आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब आपको पता है, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से जो हमारे मिलकर बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। अब उनको देखिए, संयुक्त व्यंजन में हमारा होता है अक्षय, त्रय, अज्ञ और आपका श्रय। अब ये जो हमारे जो व्यंजन होते हैं, अब इनमें आप देखिए, इनमें जो सबसे पहले संयुक्त का मतलब होता है कि जो दो के मेल से मिलकर बना हुआ होता है, जो दो के मेल से मिलकर बना होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन। अब ये देखिए, ये किसके मेल से बना हुआ है? क जमा में सौ के, और ये त जमा में र के, और ये ज जमा में ज अय के, और ये जो हमारा अंतिम है वो सो जमा में रो के। तो सबसे पहले तो आपको इनको बिल्कुल याद होना चाहिए कि भाई ये जो हमारे व्यंजन है हमने किस प्रकार से कैसे कैसे इसको नोट किया है, सारे का सारा आपको बिल्कुल याद होना चाहिए डिट्टो। बिल्कुल यहां से आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद देखिए, ये तो हमारे व्यंजन हुए। अब उसके बाद हम देखिए, यहां पर चलते हैं, यहां पर चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। हमने देखा, अब कुछ चीजें जो हैं हमारी, उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी सी जानकारियां ले लेते हैं। अब कै वर्ग, कै वर्ग मतलब इनका जो मुख्य बात जो होगी हमारी, इनका जो उच्चारण स्थान कई बार हमसे पूछता है, कई बार क्या हर परीक्षा में पूछता है कि इनका उच्चारण स्थान बताइए, कि किसका उच्चारण स्थान कहां से होता है। अब देखिए, जो हमारे कै वर्ग है, कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो हमारे कंठ से होगा। अब आप कै वर्ग को बोलते हो क, बोलिए क, ख, घ, घ। हमारे गले पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और जो फिर कंठ से अगला जो भाग होता है, जो कंठ से वो अगला भाग हमारा होता है मूर्धा। जो हमारा च वर्ग है, सॉरी, कंठ से अगला भाग होता है तालु। कंठ से अगला भाग क्या होता है? तालु। अब ये जो कंठ से, ये कंठ से आगे का थोड़ा सा भी जो भाग होता है, हमारी जो टंग है, हमारी जीवा से थोड़े से पीछे का जो भाग होता है वो हमारा होता है तालु। और जो ट वर्ग है और ये तालु से अगला भाग होता है मूर्धा। तो इनका उच्चारण स्थान क्या कहां से होगा? मूर्धा से। और त वर्ग इनका जो होगा वो कहां से होगा? दंत से।
और जो हमारा अंतिम है पै वर्ग, इनका कहां से होगा? ओठ से। मतलब एक तरीके से तो आप इनको इस प्रकार से याद कर सकते हो, लेकिन इनके साथ हमारे स्वरों का भी आता है कि हमारे जो स्वर हैं उनका भी उच्चारण स्थान बताइए। मुख्य बात यह आती है कि भाई उनका भी उच्चारण स्थान हमें बताना होता है कि उनका उच्चारण स्थान कहां से होता है। अब कैवर्ग का अगर आपसे पूछे तो कहां से होगा इसका उच्चारण स्थान? कंठ से। चैवर्ग का पूछे तो मूर्धा से होगा। टैवर्ग का पूछे तो टैवर्ग का जो हमारा उच्चारण स्थान होगा वो आपका मूर्धा से होगा, और टैवर्ग है जो हमारा दंत से होगा, और जो पैवर्ग है उसका कहां से होगा? ओठ से होगा। ठीक है, यहां तक आप समझ रहे हो। लेकिन इनके साथ हमारे कुछ स्वरों का भी वर्गीकरण होता है, कुछ स्वरों का भी उच्चारण स्थान होता है। जैसे अब आप देखिए जो हमारा कंठ से जिनका उच्चारण स्थान होता है वो स्वर क्या है? ए, आ। और जो दूसरा व्यंजन है एक है, इनका उच्चारण स्थान भी किससे होता है? किससे होता है भाई? कंठ से। मतलब इन पांचों का तो है ही कंठ से, और कंठ से इनका तीनों का भी उच्चारण स्थान कहां से होगा? कंठ से। अब इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई हुई है कि भाई कंठ से किनका उच्चारण स्थान होगा। अब इन तीनों में से पहले मैंने ले लिया ए, और आ में से ले लिया ए, और पूरे उसमें से ले लिया मैंने कै, और अंत में ले लिया मैंने है। मतलब क्या है कि जो अक है शब्द है उस पूरे के पूरे का जो उच्चारण स्थान होगा वो कहां से होगा? कंठ से। मतलब देखिए अकह शब्द है जो है, देखिए ऐसे क्या होगा? ए, आ, और कैसे? पूरा कै वर्ग और है। मतलब आप अकह शब्द से पूरे का पूरा याद कर सकते हो कि उसको तोड़ने का तरीका सीखकर कि भाई ये जो अकह है, अकह शब्द का पूरा जो उच्चारण होगा वो कहां से होगा? कंठ से। यहां तक समझ रहे हो? वैसे ही अब इससे आगे हम चलते हैं चैवर्ग। चैवर्ग के लिए मैं एक शब्द लिख देता हूं, ई चे ये से। मतलब जो इचियस शब्द है उसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कहां से होगा? तालु से। अब हमें कुछ नहीं सीखना है, सिर्फ हमें इस इचियस शब्द का तोड़ना सीखना है कि हमें इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं। अब देखिए ई, ई मतलब दोनों ई ई, ये ई हमने यहां से ले लिया, और चैवर्ग में पूरे का पूरा, और यह आपका और से। हमने इसको मिलाकर क्या शब्द लिख दिया? इचियस। इच्छा छह कहां से? छह तो छह से सारे का सारा रिप्रेजेंट हो गया ना। यह और सह भी है ना इसमें, यह और सह भी है। देखो हमारे चार उसमें व्यंजन है, चारों का उच्चारण स्थान बिल्कुल अलग है। आपको मैं बता रहा हूं आपकी जानकारी के लिए, हमारे चार उसमें व्यंजन है, स, श, है, उन सब का जो उच्चारण स्थान है वो बिल्कुल अलग है। अब देखिए यहां है का आया कै के साथ, और यहां श का आया। अब आगे हम देखते हैं, उससे आगे एक आगे की हम स्लाइड लेते हैं। अब उससे आगे देखिए हमें, मैं यहां पर लिख देता हूं री, टे और श। क्या लिख दिया मैंने? रीट। अब री से मतलब क्या है? री तो री है, और टे से क्या है आपका? टे से पूरा क्या है? टे वर्ग, और आपका श। तो इनका उच्चारण स्थान कहां से होगा? मूर्धा से। कहां से होगा इसका उच्चारण स्थान? मूर्धा से। अब उसी के साथ हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं लिख देता हूं तय, रे, से और ले। अब इसको आप स्वयं तोड़ के देखिए। तय से क्या होगा? पूरे का पूरा तय वर्ग, तय थे दय जो भी आपका है तय वर्ग होगा, र होगा, स होगा और लय होगा। इसका उच्चारण स्थान आपका कहां से होगा?
कहां से होगा? दंत से। कहां से होगा इसका उच्चारण स्थान? दंत से। और उसके बाद मैं लिख देता हूं उप। अब देखिए उ, उ और आपका पूरे का पूरा पै वर्ग, इसका उच्चारण स्थान कहां से होगा आपका? ओष्ठ से। कहां से होगा? ओष्ठ से। मतलब आप इस प्रकार से इनको याद कर सकते हो कि एक तरीका है ये, कि इन शब्दों को लिख लीजिए और इन शब्दों के आधार पर ही आप बता सकते हो कि इसका उच्चारण स्थान कहां से हो रहा है और इसका उच्चारण स्थान कहां से है, इससे ज्यादा। और अब उसके बाद देखिए, अब ये जो हमारे रहते हैं ए आई, ओ औ, अब इनका उच्चारण स्थान तो नहीं आया कहीं से भी। अब इनके उच्चारण स्थान दो दो जगह से होते हैं। अब देखिए इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ जमा में ओष्ठ। कई बार पूछ लेता है कि ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है, कंठोष्ठ का उच्चारण स्थान बताइए। जो आपका कंठोष्ठ है, जो हमारा कंठोष्ठ है उसका उच्चारण स्थान बताइए। मतलब जो कंठोष्ठ है मतलब कंठ और ओष्ठ दोनों को मिलाकर जिसका उच्चारण स्थान होता है वो किससे होता है? ओ और औ से। अब उसके बाद ए और ए। अब इसके साथ आपको एक बात देखनी है कि कंठ दोनों के साथ है, इसके साथ ओष्ठ था तो इसके साथ क्या है? तालु। यानी कंठ और तालु से इसका उच्चारण स्थान होगा। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। आपको अगर यहां से कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एक तो इनका ये उच्चारण स्थान है, लेकिन अब इससे आगे हम कुछ चलेंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब उस महत्वपूर्ण की कड़ी में हम चलते हैं। अब देखिए एक चीज होती है अलप प्राण और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा महाप्राण। अब सबसे पहले आपको एक चीज समझनी है, प्राण। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का अगर आपसे पूछता है कि समानार्थी बताइए, कि प्राण शब्द का समानार्थी बताइए, समानार्थी जो इसका होता है वो होता है प्राण का वायु। क्या होता है भाई? वायु। तो देखिए अलप प्राण, महाप्राण, यहां से आप एक संकेत दिया है मैंने, प्राण लिखकर, प्राण नामक शब्द लिखकर मैंने आपको एक संकेत दे दिया कि भाई ये प्राण क्या है। अब प्राण में क्या होगा? अलप प्राण। देखिए जिनको बोलने में वायु कम निकले, वायु कम निकले, तो वो आपके क्या होंगे? अलप प्राण। और जिनको बोलते समय हमारी जो वायु है वो ज्यादा निकलेगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? महाप्राण। तो ये तो आपने देख लिया। अब हम उसी के साथ चलते हैं यहां पर। अब इसी के साथ हम यहां पर चलते हैं तो इसमें क्या है अलप प्राण और महाप्राण में, कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वो आपका क्या होगा? अलप प्राण। क्या होगा आपका? अलप प्राण। मतलब कै घ और ये जो आपका है ये क्या होगा आपका? अलप प्राण। और दूसरा आपका जो है, दूसरा और चौथा जो होगा वो आपका क्या होगा? महाप्राण। और इसी के साथ आप देख सकते हो कि ये तो हमने कर लिया। अब इसी के साथ देखिए कि प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा ये क्या होंगे? अलप प्राण। और दूसरा
और चौथा, मतलब जो ये सम होंगे वो आपके महाप्राण होंगे, और जो आपके विषम हैं वो क्या होंगे? अल्प प्राण। लेकिन इनके साथ जो आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन जो है आपके, वो आपके अल्प प्राण होंगे, और साथ में इनके है। अब अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं आपके? य, रे, ल, व और है। ये आपके क्या होंगे? अल्प प्राण। ठीक है। अब आपसे पूछे कि यह क्या है, आप क्या कहोगे? यह क्या है? अल्प प्राण है या महाप्राण? ठीक है, ये कर लोगे ना आप। अभी तो ये चीजें शुरू हुई हैं, एक और चलते हैं आगे। अब आगे आता है घोष। अब घोष क्या होता है? अब घोष देखिए कि ऐसे व्यंजन जिनको, मतलब जिनको बोलते इस समय कंपन होती है, जो हमारा वाग्यंतर है उसमें जो कंपन होगी उसे घोष कहते हैं। अब घोष दो होते हैं, अघोष और सघोष। अब आपको हिंदी में एक चीज को याद रखना है, सदैव जिसके आगे ए लग जाता है तो वो क्या हो जाता है? उसका उल्टा हो जाता है। अब देखिए जैसे श्वेत है, श्वेत का मतलब श्वेत, अगर इसके आगे मैं ए लगा दूं तो बिल्कुल उल्टा हो गया। शुभ लिख दिया मैंने और इसके आगे मैंने ए लगा दिया तो क्या हो गया? शुभ। मैंने यहां लिख दिया लाभ और इसके आगे ए लगा दिया तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया ना, ए लाभ। और कु भी ऐसा ही है। अब जैसे प्रथा है, प्रथा कोई भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, लेकिन अगर इसके आगे मैंने कु लगा दिया तो क्या हो जाएगा? अब देखिए मैंने यहां लगा दिया कन्या, कन्या के आगे लगा दिया कुकन्या, उल्टा हो गया ना। मतलब ए और कु, ये हिंदी के ऐसे दो उपसर्ग हैं, अगर किसी के भी आगे लग जाते हैं तो उसका क्या हो जाता है? उल्टा। मतलब उसका मतलब क्या कर देते हैं? ये उल्टा कर देते हैं। तो वैसे ही अघोष, अब घोष, घोष का मतलब क्या होता है कि जिसको बोलते समय हमारे मुख विवर में कंपन ज्यादा पैदा होती है। और अघोष क्या होगा? कंपन कम पैदा होगा। अब घोष में ज्यादा होगा और उसके आगे ए लग गया तो कम आएगा। तो उसी प्रकार पहला और दूसरा क्या हो गए आपके, और तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या होंगे आपके? क्या होंगे? सघोष या घोष। घोष या, जरूरी नहीं है कि सघोष लिखे, वो घोष भी लिख सकता है आपके सामने, आपके सामने घोष भी लिख सकता है, जरूरी नहीं है। ये ए लिखेगा तो आपको बताना है कि ए घोष ये जो है, और घोष में आपको सघोष ही बताने हैं और कुछ आपको नहीं बताना है। तो वैसे ही हम उसी स्लाइड पर चलते हैं और वहीं पर जाके हम देखते हैं। कर दीजिए। कोई, अब देखिए, अब देखिए जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, वो आपका क्या होगा? पहला और दूसरा वो क्या होगा आपका? अघोष। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होंगे? सघोष। लेकिन इसके साथ जैसे मैंने बताया था कि जितने भी हमारे वो उसमेय व्यंजन हैं, हमारे उसमेय व्यंजन हैं, श और श और है। अब इनको देखिए, इनको बोलते समय कंपन पैदा होती है या नहीं होती है?
देखिए, इनको बोलते समय कंपन पैदा होती है या नहीं होती है? तो ये आपके क्या है? अघोष। क्या है ये आपके? अघोष। और साथ में ये आपके महाप्राण है। ये साथ में आपके क्या है? महाप्राण है। और जो आपके अंतस्थ व्यंजन है यह रे, ले, व, ये आपके क्या है? अघोष है। और साथ में अल्प प्राण है। साथ में ये क्या है? इस बात को आपको ध्यान रखना है भाई। इस बात को आपको ध्यान रखेंगे आप अच्छे से, इस चीज को आप ना भूलें। ठीक है? यहां से कोई समस्या हो तो मुझसे पूछ सकते हो, अभी की अभी, तुरंत तुरंत आप मुझसे पूछ सकते हो। अब उसके बाद हम चलते हैं, कुछ चीजें हमारी रह जाती हैं। अब देखिए, हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन, क्या कहेंगे हम? द्विगुणी व्यंजन। और तीसरा इसके साथ हम कहेंगे दाड़ंजे व्यंजन। अब एक एक को हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारा देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है? उत्क्षिप्त व्यंजन, हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। उत्क्षिप्त की मतलब, ये परिभाषा आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि उत्क्षिप्त होता क्या है। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यंजन जो संस्कृत भाषा में नहीं था, हिंदी ने स्वयं को निर्मित किया है, वो आपका क्या कहलाएगा? उत्क्षिप्त व्यंजन। मतलब जो हिंदी में, संस्कृत में नहीं था, हिंदी ने स्वयं बनाए हैं, उसे क्या कहेंगे हम? उत्क्षिप्त व्यंजन। और द्विगुणी व्यंजन, ऐसा व्यंजन जो किसी वाक्य के आरंभ में आता है तो उसके नीचे नुक्ता बिंदु नहीं लगता, और बाद में और बीच में आता है तो उसके नीचे क्या लग जाता है? नुक्ता बिंदु। और दारंजे व्यंजन, जिनको दहाड़, यानी जिनके बोलने में बहुत सारा दहाड़ मतलब बल लगता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? दारंजे व्यंजन। अब इसमें इन तीनों का जवाब जो है वो एक है, ड और ठ। ये संस्कृत में नहीं थे। अब ये जो नीचे लगता है इसे कहते हैं नुक्ता बिंदु। क्या बोलते हैं इसको हम? नुक्ता बिंदु। या आपसे एक सवाल और इसी में से पूछेगा, हिंदी की नवीनतम ध्वनियां, क्या पूछ सकता है? हिंदी की नवीनतम ध्वनियां, जिसके नीचे ये लगा होगा। अब देखिए, मैं लिख देता हूं ढोल। ठीक है? डमरू, इनके नीचे नुक्ता बिंदु नहीं लगेगा। अगर मैं लिख देता हूं सड़क, इसके नीचे क्या लगेगा? ये अगर बीच में और बाद में आएंगे तो इनके नीचे क्या लगेगा? अगर ये शुरुआत में आएंगे तो इनके नीचे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम? द्विगुणी, द्विगुणी व्यंजन। और इनमें दहाड़ के ज्यादा वो आता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? दाड़ंजी व्यंजन। यानी परीक्षा में वो चार तरीके से इनसे सवाल पूछ सकता है। 4, 5, 6 जितने भी, मैंने यहां हर एक के बारे में आपको बता दिया कि इसको किस प्रकार से आपसे सवाल को पूछा जा सकता है। देखिए, इसको किस प्रकार से सवाल को पूछ सकता है वो आपसे, इसको इस प्रकार से सवाल को पूछ सकता है। अब उससे आगे हम चलते हैं। उससे आगे, उसके बाद आता है, उसके बाद जो आएगा हमारा, उसके बाद आता है हिंदी में आगत व्यंजन।
हिंदी में आगत व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो दूसरी भाषा से आए हुए हैं। कौन से हैं? दूसरी भाषा से आए हुए हैं। वो हमारे हैं जय और आपका फ। जय और फ क्या है आपका? आगत व्यंजन। फिर आता है अर्ध व्यंजन। क्या आता है आपका? अर्ध व्यंजन। य और वे। य और वे क्या है आपके? अर्ध व्यंजन, मतलब ये आधे व्यंजन माने जाते हैं। अब ये तो आपका पूरे का पूरा जो था वो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आता है एक, ये शब्द आपने सुना होगा, लुंठित व्यंजन। सुना है आपने? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? ऐसा व्यंजन जिसको बोलते समय हमारी जीवा पहले दंतमूल, मतलब जो दांत होते हैं उनकी जड़ों से, और फिर जाके मसूड़े से टकराए, वो क्या कहलाता है? हमारा लुंठित व्यंजन। और वो हमारा लुंठित व्यंजन जो है वो क्या है? रै। और रै को हिंदी में हम परकंपित व्यंजन भी क्या कहते हैं? परकंपित, जिसको बोलते समय कंपन पैदा होती है। और हिंदी में रै कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। देखिए, एक तो ये राम वाला रै, एक ये ट्रक वाला रै, और एक ये मेरे नाम वाला रै भी मैं लिख देता हूं। और एक रै और रह गया, कौन सा? ऊपर वाला रै, वर्मा वाला रै लिख देता हूं, ठीक है? वर्मा शर्मा जो भी आपको लगता है। तो ये 4 प्रकार का हिंदी में रै होता है। कई बार पूछ लेता है कि हिंदी में रै को किस प्रकार, कितने प्रकार से लेखन किया जाता है? कितने प्रकार से लेखन किया जाता है? 4 प्रकार से रै का लेखन किया जाता है, ठीक है? यहां तो कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट? फिर आता है पार्श्विक व्यंजन। क्या आएगा? पार्श्विक व्यंजन, जिस व्यंजन को बोलते समय हमारी जीवा क्या हो जाती है? कुंडलीदार। कुंडलीदार कैसी होती है? मतलब गोल, लपेटेदार, मतलब पूरी लपेटा खा जाती है। वो हमारी क्या होगी? वैसे लपेटा खाएगी आपकी, तो वो आपके क्या होगा? पार्श्विक व्यंजन। और हिंदी में जो पार्श्विक व्यंजन है वो क्या है आपका? ल। तो ये आपके सारे के सारे जो व्यंजन हैं उनके बारे में आपको बताया गया है कि भाई इस व्यंजन का इस प्रकार से आपके साथ जो भी उससे सवाल बनेगा वो इसमें आएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं, और एक और अंतिम जो बात मैं बता रहा हूं इससे, व्यंजनों के वर्गीकरण से, अब जितने भी हमारे ये पंचम वर्ण है ना, पंचम वर्ण मतलब प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। थोड़ा आगे पीछे क्रम में मैं लिख रहा हूं, तो कई बार पूछ लेता है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या होता है? इसको नासिक व्यंजन बोलते हैं। कि इनको बोलते समय नाक से हवा निकल जाती है। नासिकीय व्यंजन या नासिकीय व्यंजन, जो भी आपको अच्छा लगे वो इसको कहा जाता है। अब एक बात मैं अगर पूछूं आपसे अय्य के बारे में, तो अय्य क्या है? सबसे पहले तो ये क्या है? नासिकीय व्यंजन है। फिर उसके बाद क्या है ये? इसका स्थान कौन सा है? 5वां। और 5वें स्थान पर क्या आता है आपका? और तीसरा, चौथा, 5वां, 5वें नंबर पर क्या आएगा ये आपका? सघोष। तो ये पूछ सकता है कि ये क्या क्या है? अब कोई भी है, जैसे मैंने लिख दिया 6। 6 क्या है बताइए तुरंत के तुरंत? 6 का स्थान देख लीजिए, 6 और 6। दूसरा नंबर किसका है? क्या है?
पहला, तीसरा, पांचवा, ये पहले सबसे पहले होगा महाप्राण, और दूसरे नंबर पर क्या होगा? दूसरा नंबर है ये अघोष होगा। क्या होगा ये? अघोष। इस प्रकार से भी आपसे सवाल किए जा सकते हैं। और एक और मैं इसके साथ अंत में बात बताता हूं, इसी में प्रत्येक स्वर सघोष होता है। लिख लीजिए नोट में, जैसे नोट देते हैं ना पीछे से नोट, इसको नोट कर लीजिए। नोट, स्वर सदैव सघोष होता है, क्योंकि उनके बोलते समय कंपन होती है। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है? कोई डाउट हो किसी प्रकार का, कुछ भी आप पूछ सकते हो यहां से। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, और उस पर और डिस्कस करेंगे। कुछ समझ में आया या नहीं आया अभी मुझे बता सकते हो आप तुरंत। आ गया समझ में आपको? आ गया है? तो उसके बाद देखिए, जो अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, वो जो हमारा विषय है वो है शब्दकोश। क्या है? शब्दकोश। मतलब शब्दों को क्रम में लगाना है। मान लीजिए आप कल, जैसे चुनाव का माहौल चला हुआ है, अब चुनाव अधिकारी बन गए, अब चुनाव अधिकारी बन गए, मैंने यहां 4 आदमी आ गए, रामफल, रामपाल, राम मेहर, राम निवास। अबे अब हमको इनको चारों को चुनाव चिन्ह बांटना है। इन चारों को हमें क्या करना है? चुनाव चिन्ह बांटना है। और पहले नंबर मतलब जो ईवीएम है या बैलेट पेपर है, जिस प्रकार से भी उसमें है, जो पहले नंबर पर आएगा उसको कुछ और देना है, दूसरे पर आएगा। तो अब इसमें से आपसे पूछता है कि पहले नंबर पर बैलेट पेपर में किसका नाम आएगा? बताइए, बताइए। क्यों? देखिए, मान लीजिए आप सबकी बात मान लेते हैं, आपको इनके क्रम याद होने चाहिए। देखिए राम चारों में है। अब देखिए फै, पै फै, ये पै के बाद आता है, और ये पा, ये तो पहले आ गया। फै से पहले क्या आ गया? फ। और ये देखिए मैं किस में आता है? प फ भ भ म। तो ये तो बाद में ही गया, ये भी न, तै थ ध न। तो अब इसमें ही देखिए कि सबसे पहले राम के बाद कौन सा व्यंजन आएगा? क्या आएगा? पहले नंबर पर चुनाव चिन्ह किसको दे दें? और फिर प है दूसरे नंबर पर रामपाल को, तीसरे नंबर पर, और चौथे नंबर पर राम मेहर को। कर सकते हो इसको? कर सकते हो? अब एक सवाल और पूछ लेते हैं ना आपसे। आप देखिए, कंकड़, कंकड़ नहीं लिखा, कंकड़ है ये। कमल, कमला, कमलेश। चलो एक नाम और लिख देता हूं, क्योंकि। अब आपको इसमें को क्रम में लगाना है। सबसे पहले किसका, कौन सा आएगा इसमें? कौन सा आएगा? कंकड़ आएगा। कंकड़ है, कंकड़ नहीं है। बताइए, चलो आप बता रहे, कंकड़ पहले आएगा, और क्योंकि पहले आएगा या बाद में आएगा? क्योंकि उसके बाद आएगा। या तो कंकड़ पहले आएगा या तो क्योंकि आएगा, यानी कि एक दूसरे, एक दो दो एक कर दीजिए सर। अच्छा, मतलब ये पहले या दूसरे नंबर पे आएंगे? पहले। अच्छा, अच्छा ये मैं यहां लिख देता हूं यार,
अभी देखिए मैं यहां लिख देता क्या कम, इनमें से कौन सा पहले आएगा, क्या पहले आएगा कम पहले आएगा? आसानी है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आप डरे हुए हो। ना सर, इसमें तो आएगा कम। अच्छा, क्या और कम में कौन सा आएगा? क्या और कम में पहले कम आएगा सर। क्यों? का और आ आएगा, लेकिन वहाँ का के साथ आ ना आएगा सर। और चलो अब है ना, इसको सीख लेते हैं यार, सीखने में क्या बुराई है, यस सर। सीख लेते हैं ना। शब्दकोश, हिंदी का शब्दकोश इस प्रकार से देखो, हिंदी का शब्दकोश भी आपका तैयार हो जाएगा, यस सर। सीख भी लेंगे। यस सर। कल आप चुनाव अधिकारी बन गए तो आपने किसी को गलत चुनाव चिन्ह दे दिया तो आपको कोर्ट में खींच देगा वो, और कोर्ट में खींच देगा तो आप सस्पेंड हो जाएंगे। आप तो कहेंगे पहले नौकरी नहीं मिल रही है, सस्पेंड पहले कर रहे हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सीखना आपकी जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। जहां से आपको लगता है कि आप पढ़े लिखे हैं, नैतिक जिम्मेवारी यही बनती है। अब हिंदी का शब्दकोश अच्छे से याद करना है आपको। सबसे पहले आपसे एक सवाल पूछ लिया जाता है, मुझसे ही भी कभी एक बार साक्षात्कार में पूछा गया था, हिंदी में री का स्थान बताइए। री का स्थान 7वां स्थान है, और इसी को अगर मैं कह दूं, इसी को शब्दकोश के अनुसार तो ये 9वां हो जाता है। तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूं, हिंदी में सबसे पहले क्या आता है? अनुस्वार। अनुस्वार के बाद आपका आएगा अनुनासिक। अनुस्वार और अनुनासिक में आपको बताया था क्या होते हैं? अनुस्वार ये होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु होती है। और फिर उसके बाद देखिए आपका ए आ, नहीं इसके बाद विसर्ग भी, विसर्ग तो है ही नहीं कहीं पे, विसर्ग का तो कोई आता ही नहीं। ए आ ई ऊ आगे देखिए ना, री आएगा यार, कहां भूल गए? ए आई ओ आओ, नहीं आगे आगे है, ये आगे आ गई है। अब उसके बाद हम लिख देते हैं, पूरे का पूरा ही लिख देते हैं। अब का से हम लिखते हैं कि का कितने प्रकार से लिखा जाता है ना, का कि कौन सा का पै कब आएगा, ठीक है, ये भी लिख देते हैं। अब का से मतलब ये समझ लेना, क ख ग ढ छ। अब का को हम अलग स्लाइड पे ले लेते हैं। सबसे पहले ये क्या आएगा, फिर उसके बाद ये क्या आएगा, उसके बाद आधा नहीं आएगा, क्या आएगा, उसके बाद का आएगा, उसके बाद की, उसके बाद की, उसके बाद कू, कू, उसके बाद के, उसके बाद कई, को, कऊ, और उसके बाद आपका ये आपका क्री भी तो रह गया ना कहीं पे। हाँ सर, यहाँ पे रहेगा। कू के बाद यहाँ क्री आएगा ना यार, तुम याद दिला दिया जब मुझे, मैं भूल जाता हूँ। ये पहली बार पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, हर चीज जिंदगी में पहली बार ही होती है। तो ये आपका कर्म रहेगा। अब उससे आगे क्या होगा, जब ये कै वाले खत्म होंगे उसके बाद ख आएगा, उसके बाद ये ख आएगा। मतलब अगर आपको एक चीज मैं बता देता हूं, अगर ये ख लिखा है और ये क्या लिखा है तो कौन सा पहले लिखोगे आप? कै को पहले लिखेंगे, ख को बाद में लिखेंगे। अगर इनमें से कोई कै का कोई दूसरा रूप आता है तो वो इससे पहले आएगा। अब देखिए जैसे अक्षय, तरय, अज्ञ और श्रेय है, इनको कैसे लिखना है आपको? ये आधे कैसे और ये तैसे, मतलब ये बाद में नहीं आएंगे बिल्कुल भी, कभी आप सोचोगे ये बाद में आएंगे। आधा क्या है तो बाद में आनी चाहिए। अरे बाद में तो आएगा, लेकिन ख से पहले आएगा ये भी। मैं बताऊंगा इसका एक उदाहरण।
और ये आपका जैसे आधे हैं, ये क्या है ये, और ये आपका, ठीक है ना। अब देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं, ले ले एक उदाहरण। अब यहां से एक उदाहरण ले लेते हैं, क्षेत्र, क्षत्रिय, त्रिशूल, त्रिकोण। वैसे मोस्टली 4 आते हैं, मैं 5 लिख देता हूं। ज्ञानी। अब इनको हमें क्रम में लगाना है। क्रम में लगाने का देख लीजिए, ये कै जमा में श जमा में ए जमा में तय जमा में र, ये इस प्रकार से है। वो आगे आप उसको लिख सकते हैं, कै जमा में शे जमा में ई जमा में ते और जमा में र। एक एक को लिख देते हैं। तरह तय जमा में रे जमा में ई जमा में श जमा में उ जमा में ले, ठीक है। और तय जमा में रे जमा में ई जमा में कै जमा में ओ जमा में अण। अगर इनको भी तोड़ना है तो इसको आगे आप लिख सकते हो, इसके नीचे हलंत लगा दीजिए, क्योंकि इसकी मात्रा हमने अलग लिख दी ना। जिसकी मात्रा अलग लिख देते हैं तो उसके नीचे क्या आ जाता है, हलंत आ जाता है। अब देखिए जी, यहां पर कै श दोनों में बराबर है। अब ए पहले आती है या ई पहले आती है? ई पहले आती है, तो इसमें पहले नंबर पर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं आएगा। तय ना यहां पर, सॉरी, हां तय ना यहां पर अक्षेत्रीय है ना। ये देखिए, यही ये समस्या है। यहां पर ए है, यहां पर ए है, तो पहले नंबर पर क्या आएगा? अक्षेत्रीय, क्योंकि इसके ऊपर मात्रा है, उसके ऊपर मात्रा अक्षय के ऊपर नहीं है। तो इसमें पहले नंबर पर क्या आएगा? दूसरे नंबर पर क्षेत्र। अब वैसे ही त्रिकोण में, त्रिशूल में देख लो, अब वो दोनों में त्रिकोण बराबर है। कै पहले आता है या सु पहले आता है? कै पहले आता है। और चौथे नंबर पर आपका पांचवें पे ये तो जय है, जय प्लस प्लस अय प्लस आ प्लस न प्लस ई, ये भी था ना। देख लेते हैं कभी ये आगे पीछे ना हो गया हो। देख लीजिए, जय जय तो इनके बाद में ही आता है, ये तो वैसे ही बाद में है। क्यों लगेगा, क्यों नहीं? फिर क्योंकि उसके साथ अय लगा हुआ ना। सीखा कुछ नया। पहले आता है, हाँ स्वर पहले आता है, ये तो हम तो पहली बार ही देखे। ये यूपी बिहार एचटेट की परीक्षा में आता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हर मेरा छात्र सीखे इस चीज को, कि हिंदी का हर छात्र को जानने का अधिकार हो कि हिंदी में शब्दकोश कैसा हो। क्योंकि आप कहते हो ना, हमारी हिंदी तो राजभाषा है, मातृभाषा है, लेकिन जानकारी तो नहीं है ना हमें उसकी, ठीक है ना। इसकी जानकारी जरूर रखिए मेरे प्रिय छात्रों, इसकी जानकारी जरूर रखिए शब्दकोश की। और मैं तो आपको चुनाव अधिकारी, कमिश्नर बनते हुए देखना चाहता हूं कि आप कल चुनाव निशान बांटें और मेरा भी गर्व से सीना चौड़ा हो। यार मैंने सिखाया था बच्चों को। तो चलो, आपका ऑल दी बेस्ट, ठीक है, ऑल दी बेस्ट है। यहीं तक आज कक्षा को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, जब के लिए थैंक यू।